हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक से चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके ऑथर तिसानी दोषी हैं, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें तिसानी दोषी मद्रास से, जो उनका बर्थ प्लेस है, वहाँ से अंटार्कटिका जाती हैं, जो कि वर्ल्ड का एंड पॉइंट है। तिसानी दोषी हमें यह भी बताती हैं कि मद्रास से अंटार्कटिका पहुँचने में उनको 100 आवर्स लगे, जिसमें उन्होंने शिप, एरोप्लेन और कार का सहारा लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, पेज नंबर 19 से। लास्ट लाइन, इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. स्टूडेंट हमें बताती हैं तिसानी दोषी कि अंटार्कटिका पहुंचकर मैंने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पिंग पोंग बॉल के ऊपर वॉक कर रही हूँ। पिंग पोंग बॉल बहुत बड़ी सी वाइट कलर की बॉल होती है। वो कह रही है मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे मैं पिंग पोंग बॉल पे वॉक कर रही हूँ, जिसके ऊपर ना कोई ट्रीज है, ना बिल बोर्ड या साइन बोर्ड। जब कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो लिखा होता है ना रास्ते में, बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो कह रहे या बिल्डिंग, तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यू लॉस ऑल अर्ली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। और वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम का ही पता नहीं चल रहा था। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हर समय वहाँ लाइट रह रही थी। और पर्सपेक्टिव था, यानी 3 डिमेंशंस होती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो कह रही है लेंथ ब्रेथ का तो पता चल रहा था, बट वहाँ पे हाइट का कोई भी अनुमान नहीं लग पा रहा था, और ना ही वहाँ पे किसी टाइम का पता चल रहा था। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी mid ages and the mites to blue whale and iceberg as big as a country. The largest recorded was the size of Belgium. और हमें यह भी बता रही हैं कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वेरी टीनी, बहुत छोटे, और माइटी मतलब ह्यूज, बहुत बड़े। तो कहती हैं तिसानी दोषी कि वहाँ पे या तो चीज़ बहुत बड़ी बड़ी थी, और या बिल्कुल छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी। और जो आइसबर्ग थे वहाँ पर, वो इतने बड़े थे कि जितनी बड़ी एक कंट्री का साइज होता है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे आइसबर्ग थे। और यहाँ पे एग्जांपल दे रही हैं कि जितना बड़ा बेल्जियम है, एक कंट्री का नाम है, कि बेल्जियम के जितने बड़े वहाँ पे आइसबर्ग थे। Days go on and on in surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence, interrupted only by the occasional avalanche or the calving ice sheet consecrates the place. सरियल की मीनिंग होती है स्टूडेंट अनबिलीवेबल, और ऑस्ट्रल रिलेटिंग टू द सदर्न हेमिस्फेयर, जो सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, और यूबिक्विटस का मतलब होता है फेल्ट एवरीवेयर। आप बता रही हैं तिसानी दोषी कि दिन बीतते गए और बीतते गए, और ऐसा मुझे लगता था कि जैसे किसी बात पे विश्वास ही ना हो, क्योंकि 24 आवर्स एक ही जैसा दिखता था, और लाइट हमेशा दिखती रहती थी, और कभी रात तो होती नहीं थी, हमेशा लाइट रहती, ऐसा लगता था कि दिन ही है, सुबह ही है। और इतना साइलेंस होता था वहाँ, और ऐसा साइलेंस जो हर जगह हम महसूस करते थे। ये नहीं कि एक जगह साइलेंस है और दूसरी जगह शोर हो रहा है, तो हर जगह वहाँ पर अंटार्कटिका में हर जगह साइलेंस ही फैला हुआ था। और कभी इंटरप्टेड, कह रहे हैं कि अगर कभी साइलेंट वो भंग भी होता था, अगर अशांति होती भी थी, तो किस चीज़ की होती थी? एवलेंच, यानी कि जो बर्फ़ के परतें होती थी, वो टूट टूट कर जब नीचे गिरती थी, या कैल्विंग, या बर्फ़ की जो शीट होती थी, वो 2 पार्ट्स में विभाजित हो जाती थी, तब उसका साइलेंट टूटता था। अदरवाइज हमेशा हर जगह साइलेंट ही रहता था। और ये उनके लिए क्या था? कॉन्सिक्रेट्स था, यानी कि उनको ब्लेस था कि कभी तो उनका साइलेंस टूटा है वहाँ का। इट्स एन इमोशन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जूलॉजिकल हिस्ट्री, एंड फॉर द ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। आगे तिसानी दोषी बताती हैं कि वहाँ पे पहुँचकर मैं बहुत ही ज़्यादा इमर्शन, यानी कि सबमर्ज हो जाना, किसी चीज़ में डूब जाना, मैं बिल्कुल ही वहाँ पे जाके डूब गई थी। किस में? अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने के लिए मैं इतनी उत्सुक थी कि मैं पूरी तरह वहाँ जाकर सबमर्ज हो गई थी। और वहाँ जाकर मुझे ये भी पता चला, जब मैंने हिस्ट्री का ज्ञान लिया, एनालिसिस किया, तो तब मुझे ये भी पता चला कि जो हमारे ह्यूमंस की तरफ से एक्टिविटीज़ की
की जा रही हैं, जैसे एनिमल हंटिंग है या डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी अल्ट्रावायलेट गैसेस हैं, वो यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हमारी गलत हो रही हैं, वो प्रोग्नोसिस की मीनिंग होती है स्टूडेंट प्रिडिक्शन। तो कह रही हैं उससे ऐसा ऑब्जर्व करके पता चलता है कि ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है दैट इज़ नॉट गुड, यानी कि हमारे लिए आगे चल के ये करना अच्छा ना होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट असर। तो कह रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इसका क्या असर हुआ, आगे बताती हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। पैल्ट्री की मीनिंग होती है आ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। वो कह रही हैं कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 650 मिलियंस ईयर्स अगो की बनी हुई है, और जब हम ह्यूमंस आए हैं वो केवल 12,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। तो वो अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में देखा जाए तो कुछ सेकंड के बराबर ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट रक्स itching our dominance over the nature with our villages, towns, cities and mega cities। और इतने कम पीरियड में, इतने कम, क्योंकि जो अर्थ बनी है उसको तो बने हुए 650 मिलियंस ईयर्स पहले बन चुकी है अर्थ, और हम ह्यूमन आए हैं केवल 12,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। तो इतने से छोटे पीरियड में कह रहे हैं कि जो हमने ये रकस किया हुआ है, यानी कि टू क्रिएट ए लॉट ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस फैलाया हुआ है अपनी अर्थ पे और इचिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर करके टाउन बना रहे हैं, सिटी बना रहे हैं। मेगा सिटीज़ का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी विशाल सिटीज़ बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, सब ह्यूमन के लिए क्या है, हानिकारक होगा। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन population has left us battling with other species for burning of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। तिसानी जोशी कहती हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, तो जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को हंटिंग कर रहे हैं और इतना फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, यानी कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आदि का इतना यूज कर रहे हैं, तो जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। उन रेस में जब वार्म हो जाएगा, वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा ना होगा। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेटेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हमेशा, जो हमारे एनवायरमेंट का चेंजिंग आ रही है वो हमेशा जो डिबेट होती है उसमें ये मुद्दा उठाया जाता है, विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। और वो ये भी कहती हैं कि क्या ये जो बड़ी बड़ी शीट्स हैं आइस की अंटार्कटिका में, ये क्या तब तक गायब हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी? बिल्कुल। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड। और जो गल्फ स्ट्रीम है जहाँ से करंट्स निकलते हैं, ओशियन करंट निकलते हैं, कोल्ड है वो इस समय, तो क्या वो भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, मे बी और नॉट बी। तो इससे क्या पूरा वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? और वो कहती हैं कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अगर हम विराम नहीं देंगे, जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या हम इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको हम कम नहीं करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। और फिर कहती है मे बी नॉट, और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि अगर आज से हम अर्थ के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। यहाँ पर तिसानी दोषी हमें समझा रही हैं कि हम अगर अर्थ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अर्थ के अनुसार अगर हम बर्बादी नहीं करेंगे, किसी चीज़ के नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अपनी अर्थ को, तो ऐसा नहीं भी हो सकता। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। तिसानी दोषी बताती हैं कि डिबेट में इसका जिक्र हमेशा होता रहेगा, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस वजह से नहीं कि ये वर्ल्ड में केवल एक ही जगह पे है, एक ही स्थान ऐसा है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये जो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो इसको पहुँचाने
नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस है ही नहीं जो कि इसको नुकसान पहुंचा पाए इस रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन द आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ द। और वे कहती हैं कि 500,000 ईयर्स ओल्ड अगो जो कार्बन था, जो रिकॉर्ड्स यहाँ पड़े हुए हैं, और ये आइस कोर्स हैं, यानी कि डीप इनसाइड द आइस, जो इतने बड़े बड़े आइस के कोर्स हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। और वो कहती हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, तो अंटार्कटिका जैसी जगह पर जरूर जाना चाहिए। अंटार्कटिका पहुँच के हमें अपने पास्ट का पता चलेगा, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड थी, जब पहले सब कुछ कॉम्बाइन था, हमारा इंडिया भी वहीं पर था उसी लैंड पे, तो उसका भी पता चलेगा। और प्रेजेंट का तो पता चल ही रहा है कि वहाँ पे कितना ठंडा है। और उसके बाद और हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अगर हम जो कुछ गलती करते जाएंगे तो उससे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो यानी कि फ्यूचर का भी वहाँ पहुँचकर पता चलेगा। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है तिसानी दोषी के अकॉर्डिंग कि जहाँ पर जाके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज 21। Students on ice, the program I was working with on the Shokak Sky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect फॉर आवर प्लानट। अब वो बता रही हैं कि स्टूडेंट ऑन आइस करके एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू वो गई थी मद्रास से लेकर अंटार्कटिका। तो कह रहे हैं हमारे साथ हम गए थे, तो जितने भी बच्चे हैं उनको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ अंटार्कटिका कैसा प्लेस है और वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या फ्यूचर है। तो इनके लिए, बच्चों के लिए वहाँ का जानना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ, उनको पता ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है, आने वाला हमारा भविष्य है बच्चे। और आएंगे, इसको समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो जिससे ये जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत सुंदर प्लैनेट बन जाएगा। इट्स बीन अ ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, हु गॉट tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। सानी दोषी ये बताती हैं कि ये जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के थ्रू वो वहाँ गई हैं, इसके जो हेड है वो एक कैनेडियन है और उनका नाम है जियोफ ग्रीन। तो बताती हैं कि पहले तो वो 6 साल से लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, बच्चों को, लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो पहले तो बताती हैं कि वो केवल सेलिब्रिटीज़ को ले जाया करते थे, जो केवल वहाँ पे घूम के आ जाते थे और उसको फॉलो नहीं करते थे और किसी को प्रमोट नहीं करते थे, बताते नहीं थे। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर आ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। लेकिन अब आप बता रही हैं कि अब वो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिसी मेकर हैं और हमारा फ्यूचर जनरेशन है, और वो पॉलिसी बनाते हैं, बच्चे बनाएंगे और वो यहाँ वहाँ से सीख के आएंगे, ऑब्जर्व करके आएंगे और यहाँ आके उस पर एक्ट करेंगे। तो इसलिए अब वो क्या लेके जाते हैं? स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये स्टूडेंट्स ही हमारे लिए फ्यूचर के लिए पॉलिसी मेकर्स होंगे। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। वो कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम का सक्सेस होना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ज़्यादा हो गया है हमारा प्रोग्राम सक्सेस, क्योंकि कोई भी जो वहाँ साउथ पोल की तरफ जाए और अंटार्कटिका की ब्यूटी से अफेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है उसकी ब्यूटी में सबमर्ज हो जाता है, उसकी ब्यूटी में खो जाता है। It's easy to be blazed about polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and the ice slabs collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. It is ईजी टू बी ब्लेज की मीनिंग होती है स्टूडेंट कि जिसको किसी से, किसी बात से, किसी को जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। बताती हैं तिसानी जोशी
कि कई लोग तो होते हैं ना कि जैसे आप सोचते हैं कि घर बैठ के सुन लिया, हाँ इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी ये है कि वहाँ जाकर अगर हम अंटार्कटिका पहुँच कर वहाँ जाकर रियलिटी को देखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को के इफ़ेक्ट वहाँ देखेंगे, ग्लेशियर को टूटता हुआ देखेंगे, आइस जो शील्ड्स हैं उसको भी 2 पार्ट्स में विभाजित होते हुए देखेंगे, तब वहाँ जाकर हमें वहाँ की रियलिटी का पता चलेगा। Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study. Now, little changes in the environment can have big repercussions. वो बताती हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो वो बहुत ही बड़ा दिखता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली चेंजेस होते नहीं हैं, तो कुछ ही चेंजेस से वहाँ पे बहुत बड़ा ज़्यादा चेंजेस हमें एनवायरनमेंट में हुआ दिखाई देता है। और रिप्रकशंस का मतलब होता है रिजल्ट, तो जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो उसका हमें बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. फाइटोप्लैंक्टन की मीनिंग होती है स्टूडेंट टाइप ऑफ एल्गी और ग्रास ऑफ वेरी स्मॉल साइज। तो ये जो प्लैंटन एक प्रकार का जो एल्गी होता है काई पे हो जाता है और छोटे बहुत ही ज़्यादा छोटे ग्रास तरह का प्लांट होता है, तो ये क्या करता है बहुत ही ज़्यादा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे होती है ह्यूमन के द्वारा रिलीज़ की गई होती है, ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने अंदर ले लेता है और वहाँ पे बिल्कुल भी एनवायरनमेंट वहाँ का ख़राब नहीं होता और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज़्यादा फैलने नहीं देता। इसीलिए वहाँ का जो प्लेस है अंटार्कटिका है वो वहाँ की जो फूड चेन है वो बनी रहती है इन एनिमल्स के थ्रू। These single-celled plants use the sun's energy, assimilate carbon, and synthesis organ compound is that wondrous and most important of process called फोटोसिंथेसिस। बता रहे हैं कि ये जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में अपनी एनर्जी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि वहाँ के लिए बहुत अच्छा है हम अंटार्कटिका के लिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल नहीं पाती। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ phytoplankton, which is turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. साइंटिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें इन फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट्स हैं इनको हमें बचाना होगा, जिससे कि ये जो हमारा ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, ये बच पाएगी। और क्योंकि अगर इसमें होल हो गया, छेद हो गया और कार्बन फैल गया तो जिसकी वजह से हमारे ग्लोब पे खतरा आ सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर हमने ग्लोब साइकिल को बचाना है, हमने अर्थ को बचाना है, तो हमें ये जो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स हैं इनको भी सेव रखना होगा। इन द पैराबल ऑफ द phytoplankton there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big thing will fall into the place. अब तिसानी जोशी कहती हैं कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाना है, अगर हमने अर्थ को बचा के रखना है, तो हमें ये फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स को बचाना होगा, जिससे कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो पूरी सेव रह जाएगी फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स की वजह से। वॉक ऑन द ओशियन, ये कंप्लीट चैप्टर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब ये 3rd पार्ट है वॉक ऑन द ओशियन, यानी कि जब तिसानी जोशी और उनके साथ के जो फॉलोअर्स थे और स्टूडेंट्स थे, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब ओशियन पे वॉक किया होगा तब का बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। माई Antarctic experience was full of such efficiencies, but the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 degree south. एपियानिस की मीनिंग होती है स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ सडन रियलाइजेशन। तो बता रही है कि मुझे तब इस बात का रियलाइजेशन हुआ जब मैं एंटार्क्टिक सर्कल पर 65.55 डिग्री साउथ में खड़ी हुई थी। द सोकल स्काई हैड मैनेज टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the tadpole island, which was
preventing us from going any further. Stalker Sky स्टूडेंट उनके एक शिप का नाम था जिस पे वो गई थी। वो बता रही हैं कि वेज यानी कि एक बहुत ही छोटा सा रास्ता टू फोर्स इनटू द नैरो स्पेस था जहाँ पर हमारा जो शिप है वो फंस चुका था, जिसकी एक तरफ पेनिनसुला था और दूसरी तरफ टैडपोर्ट आइलैंड था। अब क्या वो आगे बताती हैं, द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. गैंगप्लैंक की मीनिंग होती है स्टूडेंट, एक वुडन का प्लेटफॉर्म होता है जो जिसकी हेल्प लेकर शिप पे हम चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं। तो बता रही है कि कैप्टन ने हमें एडवाइस किया कि हम आगे तो जा नहीं पा रहे, इसलिए हम पीछे मुड़ के नॉर्थ की तरफ जाएंगे जहाँ पर गैंगप्लैंक की हेल्प से तुम्हें मैं ओशियन पर वॉक करवाऊँगा। So there we were, all 52 of us kitted out in a Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. अब बताती हैं कि जो हम 52 लोग थे हम सभी उतरे वहाँ पे किटेड आउट किए गए। किटेड आउट की मीनिंग मतलब वियरिंग के लिए, पहनने के लिए उनको वहाँ पे आइस पे उतरना था उनको, तो कपड़े वगैरह दिए गए। और गोरे-टैक्स यानी कि वाटर प्रूफ फैब्रिक था जो उनको दिए गए कपड़े, और ग्लेयर्स दिए गए, चश्मे दिए गए, नहीं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी आइस की जिसकी वजह से उनकी आईसाइट भी जा सकती थी। तो ये सब कुछ पहन के वो लोग वहाँ वाइटनेस के ऊपर कह रहे हैं हम उतरे जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, और जहाँ हम चल रहे थे वो लगभग 1 मीटर नीचे तक उसमें क्या था, आइस ही थी, आइस की परत जमी हुई थी। एंड अंडरनीथ दैट 20 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे कह रही है जी जहाँ हम चल रहे थे 1 मीटर तक तो नीचे गहराई में बर्फ़ थी, और उसके नीचे क्या था 180 मीटर तक लिविंग ब्रीथिंग थे वहाँ पे, और सॉल्ट वाटर था, पानी था, और जिसमें ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स थे, वाटर एनिमल थे जो उसके नीचे थे। इन द पेरीफेरी crab eater seal were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब इसी के बीच में कह रही हैं ये जो क्रैब ईटर थे, क्रैब ईटर कौन, जो क्रैब होते हैं और जो सील्स को खाते हैं उसे क्रैब ईटर्स कहते हैं, कि ये जो एक प्रकार के एनिमल होते हैं। तो ये जो क्रैब ईटर्स थे वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे, सुस्ता रहे थे, मतलब सनशाइन को ले रहे थे, और उसकी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से मद्रास में जहाँ से ये आई हैं वहाँ पे डॉग बैनियन ट्री के नीचे बैठकर सुस्ताते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे क्रैब ईटर भी बैठे हुए थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो रेवलेशन की मीनिंग होती है स्टूडेंट समथिंग अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रही ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं यहाँ आकर देख पा रही थी, पता लगा रही थी कि हर चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ क्या है, कनेक्शन है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। तानी दोषी बताती हैं कि मद्रास से अंटार्कटिका आने में मैंने जो 9 टाइम जोन और 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर, बहुत सारे ये इकोस्फीयर क्रॉस किए। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट, और यहाँ आके इस प्लानट की खूबसूरती को मैंने जाना। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। सोचती हैं, बताती हैं कि क्या होगा कि जैसे 650 मिलियन ईयर्स अगो जैसे गोंडवाना लैंड थी, वार्म था, अगर वैसा ही अंटार्कटिका फिर से वार्म हो जाए, विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड द वूली रिनोस, हुज टू से। और बताती हैं कि क्या इतने साल पहले तक जो ये डायनासोर्स थे, मैमोथ थे और वूली रिनोज हैं स्टूडेंट, ये एनिमल्स के नेम हैं जो अब एक्सटिंक्ट नहीं करते, अब यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हमारी अर्थ पे, ये ख़त्म हो चुके हैं। तो कह रही हैं तो क्या तब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक ये दोबारा से ये अंटार्कटिका है पहले की तरह वार्म हो जाए और सारे प्लेस एक साथ गोंडवाना लैंड फिर से बन जाए, तो क्या तब तक हम जिंदा रहेंगे? ओस टू से, तो ऐसा कौन कह सकता है, यानी कि किसे पता कि ऐसा
होना हो सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. 2 weeks स्पेंड करने के बाद 52 टीनेजर के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद तिसानी दोषी हमें बताती हैं कि इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए हमें एक एक दिन भी हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि मिलियन ईयर्स लग गए इसको अलग अलग होने में। तो इसका डिफरेंस डे मेक्स, यानी कि एक दिन का डिफरेंस भी मायने रखता है हमारी इस अर्थ को बचाने के लिए। तो ये जो टीनेजर हैं यहाँ आकर प्रमोट करेंगे और सबको बताएंगे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाना होगा, तो एक एक दिन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज़रूरी होगी। इसी के साथ स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।